पहला है एज पर द आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। बच्चे नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं ये। पहली बात तो आपके यहाँ पे पैसा आ रहा है, ठीक है ना। नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड एंड नेट आउटफ्लो। अब यहाँ लिखा है कि पैसा जा रहा है, यहाँ पर लिखा था बोरिंग्स की पैसा आ रहा है और यहाँ लिखा है आउटफ्लो की पैसा जा रहा है, तो क्या मानेंगे? इनफ्लो मानेंगे कि आउटफ्लो? पहला तो डाउट यहीं पर ही है। आउटफ्लो मानेंगे। क्यों मानेंगे सर? क्योंकि इस शब्द के आगे नेट लिखा हुआ है, नेट। समझ में आई बात? तो ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स टू इंडिया की ही बात हो रही है, लेकिन आदान प्रदान दोनों चल रहा है और उसमें जो नेट आ रहा है, नेट में आपका आउटफ्लो आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा बच्चे? आउटफ्लो अगर है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और ये कौन सा आउटफ्लो है? जिसमें आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, राइट। तो ये आपका आंसर बनेगा इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। क्लेम्स बनते हैं इसमें, ये कोई रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है गति? क्लियर है? अच्छा, ये लोग बोल तो सकते नहीं, मैंने इनका माइक म्यूट कर दिया बेचारों का, ठीक है। तो तुम लोग थम्स अप बना करके पूछ लेना, नहीं तो मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में इफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। ये सुबह मैंने एमसीक्यू डाला है आज, ये एमसीक्यू मैंने सुबह डाला है। तो बच्चे इसमें क्या है? डिमांड की बात कर रहे हैं कि डिमांड फॉरेन करेंसी की किस कहाँ से आएगी। इंपोर्ट्स करना होगा तो पैसा चाहिए होगा, इंपोर्ट्स करना होगा तो पैसा चाहिए होगा। एक्सपोर्ट्स में तो आपके यहाँ पे पैसा आएगा। रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, अगर वो भी बाहर से पैसा भेजेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और परचेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, ये भी सिंपल है बच्चों। यहाँ पर क्या है? कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती है। इन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको आप एफडीआई बोलते हो, और दूसरा क्या होता है? एफआईआई। एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब आप उनके शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज खरीदते हो तो उसको एफआईआई कहते हैं, और उसी का सिनोनिम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? समझ में आती है बात? तो ये तीन तो थे आपके एमसीक्यूज। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? बच्चे बात ध्यान से समझो जरा, इसमें है क्या? ये आपका सबसे पहले बनता है, क्या बनता है? सबसे छोटा अकाउंट कौन सा होता है? बैलेंस ऑफ बीओटी छोड़ो, सबसे पहले कौन सा? करंट अकाउंट होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर आपके पास क्या क्या आता है? यहाँ पर विजिबल्स आते हैं, इनविजिबल्स आते हैं, और यूनिलेटरल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डेबिट साइड पे क्या होगा? इनकी माइनस जब ये जाएगा, और जब इनकी वजह से पैसा आएगा तब तब क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक सेंस है, लेकिन अकाउंटिंग सेंस में ये एक अकाउंट है, और आपका हर अकाउंट लास्ट में टोटल मैच करता है। लास्ट में टोटल मैच करता है। क्यों करता है? इस बैलेंसिंग फिगर की वजह से मैच करता है। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पर आपका डेफिसिट आता है, डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? कि आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी। जैसे किसी भी नॉमिनल अकाउंट में आपका लॉस जो होता है वो क्रेडिट साइड पे नजर आता है, राइट। तो ये बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर इधर कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर है ये बॉट डाउन हो जाएगी नीचे। तो हुआ क्या कि यहाँ का लॉस इसने ऑफसेट ले लिया। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली अगर इसमें फर्दर लॉस आता है यहाँ पर, तो वो कहां से आ जाएगा? वो आपका एफएक्स रिजर्व्स यानी कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से आ जाएगा। तो अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको अंदर एक बैलेंसिंग फिगर डाल करके उसको बैलेंस कर देंगे। समझा नहीं मैं? डेफिसिट कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, तो क्या होगा? तो डेफिसिट से होगा ही नहीं, तो सरप्लस से ही हो सकता है, ठीक है ना। डेफिसिट से होगा ही नहीं, बैलेंस होगा तो फिर कैपिटल में कैपिटल में डेफिसिट आ जाएगा अपने आप, फिर वो उसको ऑफिशियल रिजर्व से नीचे से पूरा करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है ये? डन है जी? क्लियर है? तो यस, क्या इसका आंसर? यस, द स्टेटमेंट इज अग्रीड सिंस द इन अकाउंटिंग सेंस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो इफ एन। तुम लोग पढ़ो, मैं इन बच्चों का भी माइक ऑन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे बेचारे फिर पूछ ही नहीं पाएंगे अपना सवाल। एक सेकेंड, चलो, ओके जी।
तो yes, the statement can be agreed upon since in accounting sense current account plus capital account is always equal to zero. In an economy facing the situation of current account deficit, the same must be financed through capital account. ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, ठीक है जी। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर लिखना है जस्टिफाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या नाम है इसका, दूसरा नाम क्या होता है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो सेंट्रल बैंक करता है लास्ट में बीओपी के डेफिसिट को पूरा करने के लिए, और वो वही होता है या तो विड्रॉयल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस बाय सेंट्रल बैंक दैट कॉज चेंजेस इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो आरबीआई के पास मेंटेन है। सच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस व्हेन अ कंट्री विथड्रॉज फ्रॉम इट्स स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, बीओपी में डेफिसिट आ गया तो आपको फॉरेन एक्सचेंज से निकालना पड़ रहा है पैसा। सच ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस, ये हो गया, टू फाइनेंस द डेफिसिट्स इन इट्स ओवरऑल बीओपी। अ कंट्री विद सरप्लस, अगर सरप्लस है तो इसके अंदर पैसा चला जाएगा, राइट। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। तो अकोमोडेटिंग बीओपी, इन बीओपी आइटम्स बोलते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? ऑनलाइन सारे बच्चों को क्लियर है ये? yes, चले आगे। व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो सब जनता के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे आपके पार्क्स हो गए, ठीक है ना। वही फीचर्स तो चेंज थोड़ी होएगा कुछ, हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप नॉन राइवलरस में लिख दोगे कि इनके बीच में आपस में ये सब लोग इंजॉय करते, कोई राइवलरी नहीं होती, नॉन राइवलरस होते। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप किसी से इनको छीन नहीं सकते, सबका होता है ये, कोई मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो लाइक पब्लिक पार्क्स हो गए और बस स्टॉप्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, ये सब चीजें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या क्या आएगा आपका? इन्फ्लेशन है मेनली, तो इन्फ्लेशन आएगा आपका, ठीक है ना। एडीएस से आप बता सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट, राइट। द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशंस इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इन द इकोनॉमी। दीज में डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड आ गया, which in turn depends on the spending decision of households and firms, ठीक है ना। To stabilize the economy under the state of inflation, government may alter taxes, expenditure accordingly, और बाकी सब चीजें। अच्छा, इसमें मॉनिटरी पॉलिसी वाली बातें मत करना क्योंकि ये गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मॉनिटरी पॉलिसी में जहाँ आपका मनी सप्लाई आर उससे आएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारे डिस्कशंस यहाँ पर मत करना। क्लियर है बच्चों? अरिहंत, वानी, सुकृति, गति, क्लियर है? चले आगे, चले। Under the Ayushman Bharat scheme, the government provides free medicines to the economically backward section of the society. Identify and बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ना, इतना क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करने की बात कर रहे हैं, राइट। वैसे ऑब्जेक्टिव होगा तो कौन सा होगा? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। क्या पूछ क्या रहा है? नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो बताओ क्या फ्री की मिठाइयाँ कह रहा हूँ, दवाइयाँ बांटने से क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, कोई एसेट बन रहा है? नहीं है। तो ये कौन सा नेचर है बच्चे? रेवेन्यू नेचर का है। आप इसमें रीजन भी लिखोगे, यही 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीजन लिखना पड़ेगा। डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटीज, हेंस इट कैन बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलें आगे। On the basis of given information, calculate the value of fiscal deficit। किस किस का आ रहा है? 15 करोड़ और 11 करोड़, सबका ठीक है? नहीं है? ओके, फिस्कल डेफिसिट बोलो क्या होता है बच्चों? फिस्कल डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, पूरा का पूरा रेवेन्यू डेफिसिट तो ले ही लेंगे, प्लस इसमें और एक्स्ट्रा क्या लेंगे? प्लस इसमें एक्स्ट्रा लेंगे तुम्हारे डेट, बेसिकली कैपिटल डेफिसिट और ले लेंगे। तो कैपिटल डेफिसिट में क्या आएगा तेरे? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों को और कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी कितने का है? 10 का, प्लस नॉन डेट नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कितने की हैं आपके पास? 15% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू 50%, यानी कि इसका 50%, 10 रुपए तेरे पास और आ रहे हैं,
₹10 तेरे पास और आ रहे हैं इनकम में, कैपिटल, और जा कितने रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर में? 15 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, तो ₹5 का नुकसान यहाँ से आ गया। तो 10 का नुकसान पहले था, 5 का नुकसान और हो गया, तो टोटल कितने का नुकसान हो गया? 15 का नुकसान हो गया। क्लियर है? है क्या? कौन बोला? क्या डाउट? कोई डेफिसिट जैसे बोरिंग होते हैं तो मतलब इसमें नॉन क्रिएटिंग कैपिटल तो बोरिंग होगी, फिर तो 15 के से आएगा वो तो फिर 10 ही आएगा। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कौन सी होगी? बोरोइंग होगी। बोरोइंग तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हो गई, नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी होगी? जो बोरोइंग नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट कौन सा होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दो तो आपका फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना आ रहा था? 15, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 4 की हटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 11 CR आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। कि बिना इंटरेस्ट पेमेंट लिए अगर देखूं तो मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, बोरोइंग्स कितनी लेनी पड़ रही है ब्याज की वजह से, हटा दे तो। ठीक है, ब्याज का रीजन हटा दे तो। चलें जी आगे। नेक्स्ट है स्टेट द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, मुझे समझ नहीं आता इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है बच्चों को। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या है? एक कमोडिटी है, ये एक कमोडिटी है। ठीक है, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होएगा, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होगा तो उसकी डिमांड पे कैसा असर पड़ेगा? डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा होने लग जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, कि अब सब लोग बोलेंगे हमें भी फॉरेन करेंसी चाहिए क्योंकि फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई है, तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, फॉरेन करेंसी खरीदेंगे और इंपोर्ट करेंगे। बीओपी पे इंपोर्ट अगर बढ़ेगा तो कौन सी साइड बढ़ेगी? डेबिट साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, डेबिट साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो कैसा असर आएगा इस पे? अनफेवरेबल बीओपी हो जाएगा आपका, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएगी। नहीं, ठीक है, अनफेवरेबल होगा, डेफिसिट होगा। ठीक है, गति क्लियर है? वानी क्लियर है? एक्सप्लेन व्हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। फिर वही वाली बात हो गई, फॉरेन एक्सचेंज का रेट मतलब क्या? इसका प्राइस और सप्लाई। बच्चे लॉ ऑफ सप्लाई 11th में पढ़कर आए हो, लॉ ऑफ सप्लाई 11th में पढ़कर आए हो। क्या प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा तो सप्लाई कम होएगी। तो वही लॉजिक यहाँ पर है, बस नंबर है 3, तो इतनी सी बात लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर यही है, लॉ ऑफ सप्लाई ही लगता है इसके ऊपर की प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा तो सप्लाई कम होएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा यहाँ पर क्लास 12th और फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर के हिसाब से। क्लियर है? क्या बदलना पड़ेगा भाई? लिखना पड़ेगा व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। ठीक है, हमारे अपने गुड्स सस्ते पड़ने लग जाते हैं उन लोगों को। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? बच्चे देखो, जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट राइज होएगा यानी कि डॉलर महंगा होएगा, इसका मतलब क्या कि रुपया सस्ता हो गया। रुपया सस्ता होने का मतलब क्या कि हमारी औकात कम हो गई। हमारी औकात कम होगी तो इनको हमारे गुड्स सस्ते लगने लग जाएंगे, और जब इनको हमारे गुड्स सस्ते लगेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा बदले में? बहुत सारी फॉरेन करेंसी मिलेगी। ठीक है ना, फॉरेन करेंसी मिलेगी। और उसके बाद तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, चले आगे। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? आज का रेट। और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? एक फ्यूचर डेट का रेट जिसपे आप आज ही ट्रांजेक्शन कर लेते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट की मैं 1 महीने बाद आपसे डॉलर खरीदूंगा, कितने रुपए में खरीदूंगा? फिक्स प्राइस पे, तो वो आप आज ही एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हो, उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। स्पॉट रेट इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है? इट इज द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट द रेट अग्रीड अपॉन टुडे। तो रेट आप आज अग्री कर लेते हो और बाद में फ्यूचर में उस रेट पे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? मैनी लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव रिसेंटली शिफ्टेड देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना
and have started their production in India. क्या लेकर के आई है? पैसा। क्या लेकर के आई है? पैसा। तो सप्लाई बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज की। अब लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा जब लगेगा, जब लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा लगेगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाएगा। तो पूछा क्या है? प्रिज्यूमिंग अदर फैक्टर डिस्कस द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। तो रेट कम हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। क्या? इन्वेस्टमेंट बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी विल इंश्योर ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सप्लाई फॉरेन करेंसी। दिस सिचुएशन में रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई फॉरेन करेंसी इन एन इकोनॉमी एट द prevailing foreign exchange rate. As a result, new equilibrium rate will be lower than the prevailing foreign exchange rate, leading to the appreciation of domestic currency. ना 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 ना, रेट पे पूछा है। कहाँ पूछा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, रेट्स पे पूछा है सर। ठीक है ना, सिर्फ रेट्स पे। तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ बना दे, ऐसा ग्राफ बना दे, सप्लाई दिखा दे सिर्फ। ठीक है ना, तो उसको लेकिन ध्यान से बनाना इसको, ग्राफ को। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ओके जी। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? गति, अरिहंत, वानी?